हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। पहला विकल्प है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा विकल्प है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा विकल्प है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और चौथा विकल्प है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला विकल्प है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा विकल्प है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा विकल्प है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा विकल्प है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोयल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला विकल्प है औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, दूसरा विकल्प है पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, तीसरा विकल्प है पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्जन और चौथा विकल्प है पूर्व औपचारिक चरण वैयक्तिक और विनिमय। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। यह कोयल वर्ग का चौथा चरण है, चौथी अवस्था है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। पहला विकल्प है नियमों के प्रति घृणा, दूसरा विकल्प है स्वायत्तता, तीसरा विकल्प है किशोरावस्थात्मक अक्खरपन और चौथा विकल्प है परिपक्वता। तो देविका जो है अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। पहला विकल्प है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, तीसरा विकल्प है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, और चौथा विकल्प है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार पूछा गया है कौन सा कथन समुचित है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो किसी के सहारे ना रहे, खुद सक्षम बने, इसलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। पहला विकल्प है चला घात, दूसरा विकल्प है पठन वैकल्य,
तीसरा विकल्प है वाक संबद्ध रोग और चौथा विकल्प है भाषाघात। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, भाषाघात अपेजिया। इसमें क्या होता है, ये एक मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले हुए और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध? पहला विकल्प है यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा विकल्प है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा विकल्प है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा विकल्प है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो संबद्ध नहीं है पूछा गया है, इसलिए सी विकल्प इसमें सही होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। सी विकल्प सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? पहला विकल्प है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा विकल्प है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तीसरा विकल्प है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और चौथा विकल्प है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। पहला विकल्प है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा विकल्प है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और चौथा विकल्प है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि? पहला विकल्प है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा विकल्प है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। और चौथा विकल्प है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? पहला विकल्प है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा विकल्प है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा विकल्प है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और चौथा विकल्प है स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो जो भिन्न है उसको बताना है अन्य विकल्पों से, तो इसमें डी विकल्प सही होगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। क्योंकि प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रक्रिया
को लेना और क्विज परिचालित करना, प्रश्नोत्तरी, तो ये तीनों शिक्षक द्वारा ही किए जा सकते हैं या किसी परीक्षक द्वारा, परंतु स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये स्वयं द्वारा किया जाएगा। इसलिए डी इनमें से मेल नहीं खाता है, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सके। पहला विकल्प है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा विकल्प है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। तीसरा विकल्प है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहें। और चौथा विकल्प है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है आत्मविमोह, दूसरा विकल्प है प्रमस्तिष्कघात, तीसरा विकल्प है अभिघातज तनाव और चौथा विकल्प है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, पर अभिघातज तनाव। अभिघातज तनाव यह एक चिंता विकार है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? पहला विकल्प है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, दूसरा विकल्प है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा विकल्प है विभेदित अन्वेषण और चौथा विकल्प है पारस्परिक शिक्षण। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, विभेदित अन्वेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? पहला विकल्प है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा विकल्प है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा विकल्प है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और चौथा विकल्प है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, समुचित बताना है। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला विकल्प है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, दूसरा है केवल निरयोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, तीसरा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, और चौथा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला विकल्प है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा विकल्प है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा विकल्प है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। और चौथा विकल्प है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, इसके लिए पहला विकल्प सही होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि पहला विकल्प है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे,
दूसरा विकल्प है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाई। तीसरा विकल्प है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें। और चौथा विकल्प है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अगला प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। पहला विकल्प है अंतर्दृष्टि, दूसरा विकल्प है मानसिक प्रारूपता, तीसरा विकल्प है मोर्चाबंदी और चौथा विकल्प है निर्धारण। तो बाधित नहीं करता है पूछा गया है, इसलिए ए विकल्प सही होगा अंतर्दृष्टि। ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।